आप भी एक रिसर्चर है सर, और आप कॉस्मेटिक की दुनिया में हैं। $15 बिलियन का मार्केट है। वाकई में R&D हो रही है या फिर हम सिर्फ दूसरी कंट्री से कॉपी पेस्ट करके अब काम कर रहे हैं? जो R&D हो रहा है ना, वो सिर्फ 5 to 10% मार्केट का एक ट्रेंड चल रहा है। एक नया जो फाउंडर है कि कहीं से बेस क्रीम उठाया, कहीं से भी सैलिसिलिक खरीदा और उसको उस क्रीम में मिला के मार्केट में बेच दिया। तो ये फेयरनेस क्रीम जो है इंडिया के अंदर, मतलब 7 दिन में भूरा कर देंगे, ये सिर्फ केमिकल इल्यूजन है या फिर टेक्सचर ही चेंज हो जाता है आदमी का? जो फेयरनेस बातें कर रहे हैं ना, वो ब्लीच कर रहा है स्किन को, और इसके जो पोस्ट रिजल्ट होता है ना, बहुत ही माने दर्दनाक होता है। अगर आप इसको डिसकंटिन्यू कर दो तो आपका ऐसा प्रिजर्वेटिव फ्री प्रोडक्ट कितना सच है या सिर्फ ट्रेंड या फिर कैश फ्लो के लिए काम कर रहे हैं? प्रिजर्वेटिव अत्यधिक अच्छा नहीं है, वो भी हमारे स्किन को बहुत ही हार्म करते हैं। तो आपको सटीक एक नॉलेज होना चाहिए कि प्रिजर्वेटिव हमें कितनी डालनी चाहिए किस प्रोडक्ट के लिए। अच्छा, ये आयुर्वेदिक प्रोडक्ट का आजकल बहुत ज़्यादा चलन चल रहा है। मुझे बोलने में इस प्लेटफॉर्म में बुरा लग रहा है, गवर्नमेंट भी उसको नहीं चाह रहा है कि आयुर्वेदिक ढंग से प्रोमोट हो। तपन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका द फाउंडर्स टीम के अंदर। मुझे ऐसा लगता है सर, है ना, अगर जितने भी रिसर्च करने वाले लोग हैं, अगर उनको एक साथ बिठा दिया जाए तो दुनिया को चेंज कर देंगे वो लोग। ऐसा ऐसा रिसर्च लोगों से मिला हूँ मैं, जिन्होंने अलग अलग फॉर्मूला बनाए हैं दुनिया की अच्छाई के लिए, बुराई के लिए भी। बट कुछ सो कॉल्ड पैसे वाले लोग जो वो कराना चाहते हैं रिसर्चर से, वही करवाते हैं। बट अगर रिसर्चर की ओन दुनिया बन गई एक, तो शायद ये दुनिया बहुत ब्यूटीफुल हो सकती है। और मेरा ऐसा ख्वाब है कि जितने भी R&D करने वाले हैं, उनकी एक इंडिपेंडेंट संस्था बनाई जाए, जहाँ पे वो लोग आए और लोग अच्छे काम के लिए उनकी सैलरी सब कुछ, एक उनका एक बोर्ड बने जहाँ पे अच्छे कामों के लिए उनको रिसर्च के लिए पैसे मिलते जाए, पर वो एक अच्छा समाज बनाने की कामना भी रखते हो और अच्छा समाज बना पाए, नए नए प्रोडक्ट दे पाए, नई नई चीज़ें दे पाए जो कि समाज के लिए वास्तव में एक उत्थान का काम करती हो। जी। तो मेरा तो ऐसा विज़न है, मिशन है कि शायद मैं फ्यूचर में ऐसा कर पाऊँ या नहीं कर पाऊँ, मुझे पता नहीं, बट मैं ऐसा सोचता हूँ कि ऐसा हो, ताकि एक अच्छी दुनिया का निर्माण हो पाए, एक नई दुनिया का निर्माण हो पाए जहाँ पे रिसर्चर की एक इंडिपेंडेंट दुनिया हो। जी आप भी एक रिसर्चर है सर, और आप कॉस्मेटिक की दुनिया में हैं। जी जी। $15 बिलियन का मार्केट है इंडियन कॉस्मेटिक मार्केट। वाकई में R&D हो रही है या फिर हम सिर्फ दूसरी दुनिया, दूसरी जगह से, दूसरी कंट्री से कॉपी पेस्ट करके अपन काम कर रहे हैं? सर, अगर मैं परफेक्टली बताना चाहता हूँ, जो R&D हो रहा है ना, तो वो सिर्फ 5 to 10%, यानी कि 90 to 95% ही जो प्रोडक्ट आ रहे हैं वो कॉपी कैट है। प्लस और उसमें आप उसका मतलब वायबिलिटी भी मतलब जो भी प्रोडक्ट है उसका वायबिलिटी नहीं है। क्यों नहीं है? आप देख रहे हो, जैसे एक इन्फ्लुएंस जो हो रहा है सोशल मीडिया वगैरह का, तो उसमें क्या हो रहा है कि ये प्रोडक्ट बनना चाहिए, इसमें 2% सैलिसिलिक है या कुछ है। तो क्या हो रहा है, मार्केट का एक ट्रेंड चल रहा है कि कहीं से बेस क्रीम उठाया, कोई भी एक बेस क्रीम, उसको उसने ना स्टेबिलिटी टेस्ट किया, ना माइक्रोबियल टेस्ट किया, ना कुछ टेस्ट नहीं किया। उसमें उसने उसको पता चला, एक नया जो फाउंडर है या कुछ है, कि 2% सैलिसिलिक होना चाहिए एक्ने के लिए, एंटी एक्ने के लिए। उसने क्या, मार्केट से कहीं से भी 2 सैलिसिलिक खरीदा और उसको उस क्रीम में मिला के मार्केट में बेच दिया। इस टाइप के बहुत सारे मतलब फॉल्ट और ऐसे प्रोडक्ट्स भी है। हाँ, एक बहुत बड़ा अच्छी बात है कि हमारा जो पर्सनल केयर इंडस्ट्री ग्रोथ हो रहा है, तो इसीलिए मैं चाहता हूँ जो सच्चे और अच्छे बंदे आए तो एक बहुत बड़ा फ्यूचर है हमारे इंडिया में भी। और प्लस कुछ जो चाइना को हम अवॉइड कर रहे हैं ना, इसके लिए पूरा दुनिया का डाइवर्स मतलब दुनिया भी इधर आना चाह रहा है, इंडिया में आना चाह रहा है, तो इसलिए एक बहुत अच्छा है। तो अच्छा से R&D वगैरह किया जाए तो, लेकिन है तो इतना R&D कम क्यों है इंडिया के अंदर? मतलब आप बोल रहे देखिए हो 5-10% बस। जी जी। एक तो क्या है ना, अभी अभी नया जो हमारा जो सरकार है जो भी है, पिछले से पिछले जो गवर्नमेंट है ना, वो R&D में कुछ भी पैसा खर्चा नहीं करता था। इवन अभी भी नहीं खर्चा करता है। बट हम R&D अगर दिखाते हैं तो कुछ चीज़ गवर्नमेंट सपोर्ट करती है। जैसे हमें ही मिला है 3 इयर्स के लिए इनकम टैक्स एग्जम्पशन वाओ, फ्रॉम यस गवर्नमेंट। गवर्नमेंट से जी, 3 साल का इनकम टैक्स एग्जम्पशन मिला है? एग्जम्पशन मिला है अप टू 100 करोड़ तक। कितना? अप टू 100 करोड़ तक। 100 करोड़ तक? जी जी। अगर हम 3 साल के अंदर 100 करोड़ तक का कुछ किया तो इनकम टैक्स नहीं लगेगा हमें, तो हमें मिला हुआ। पहली बार सुन रहा जी हूँ जी मैं जी। आज। नहीं, इस गवर्नमेंट कर रहा है सर। लेकिन और भी थोड़ा सा जो मैं देखना चाहता हूँ, जो इवन मैं भी चाइना वगैरह जाके देखता हूँ, जो R&D पे जो खर्चा करता है ना सर, अगर
इंडिया में इस टाइप का R&D पे खर्चा हो सिर्फ इस इंडस्ट्री ना, एवरी इंडस्ट्री के लिए, तो मुझे नहीं लगता कि जो हमारा इकोनॉमी जो भी एक एजम्पशन है, जो गवर्नमेंट का एजम्पशन है, उससे भी 2x हो सकता है। मतलब R&D पे खाली खर्चा करता, तो R&D पे खर्चा नहीं करता। R&D पे थोड़ा सा अभी भी टाइम लगेगा हमारे देश को। मैंने जैसे बताया ना आपको, मेरा मिशन विजन है ऐसा, मैं कब स्टार्ट करूँगा मुझे नहीं पता, पर मैं करूँगा $1 बिलियन का खर्चा R&D पे, सिर्फ सर, R&D पे। ये तो बहुत अच्छी बात होगा सर। एक्चुअली ये गेम चेंजिंग भी होगा, हमारे देश में इकोनॉमी भी बढ़ेगा। ये मुझे तो नहीं पता करना कैसे चाहिए सर, करूँगा, बट मेरा ऐसा करना चाहिए सर। ख्वाब ऐसा कि मैं इसको स्टार्ट करूँ बहुत जल्दी से जल्दी, और शायद देखते देखिए आपका थोड़ा सपोर्ट मिलेगा तो कर पाएंगे। अच्छा एक बात बताइए, फेयरनेस क्रीम जो है इंडिया के अंदर, मतलब 7 दिन में गोरा कर देंगे, ये सिर्फ केमिकल इल्यूजन है या फिर टेक्सचर ही चेंज हो जाता है आदमी का? हाँ, तो मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगा, जो फेयरनेस बातें कर रहे हैं ना, तो फेयरनेस जो 7 दिन में गोरा कर रहा है, या एक्चुअली वो फेयरनेस परफेक्टली नहीं कर रहा है, वो ब्लीच कर रहा है स्किन को, ठीक है ना। ब्लीच कर रहा है, जैसे हाइड्रोक्विनोन हो गया, जैसे मरकरी हो गया, जैसे स्टेरॉइड्स बोलता है जो, वो हो गया। तो ये जितने भी प्रोडक्ट्स हैं ना, ये थोड़ा सा ना जल्द ही स्किन को ब्लीच कर देता है, बट ये परमानेंट वे नहीं है। और इसके जो पोस्ट रिजल्ट होता है ना, बहुत ही माने दर्दनाक होता है। अगर आप इसको डिसकंटिन्यू कर दो, तो आपका जो आपका पहले से पिगमेंटेशन था ना, उसका 3 गुना 4 गुना पिगमेंटेशन हो जाएगा। मतलब वो बहुत ही हेल्थ के लिए भी बहुत ख़राब है, कार्सियोजेनिक भी होता है। आपको पता है मरकरी इतना पॉइजनस होता है। अगर आप थोड़ा मतलब 5 ppm भी अंदर बॉडी में जाता है, तो आपको इंटरनल ऑर्गन को कितना प्रॉब्लम करता है। बट इंडिया में अलाउ नहीं है, गवर्नमेंट अलाउ नहीं कर रहा है। ये प्रोडक्ट बन रहा है, जैसे पाकिस्तान से कुछ एक क्रीम आता है, गोरी क्रीम बोल के, ठीक है ना, वो सारे मरकरी बेस बनता है। तो ये हम प्रमोट भी नहीं करते किसी को, और बोलना भी नहीं चाहते कि भाई आप हम फेयरनेस के पीछे क्यों भाग रहे हैं। फेयरनेस, देखिए फेयरनेस जो मैंने और एक दो इसी फेयरनेस, सबसे एक मुझे आश्चर्य लगा, 2-3 साल पहले मुझे ना कोई एक बोला, सर हमें टैनिंग क्रीम बनाने हैं। हम बोले टैनिंग क्रीम क्यों? बोलते ये तो आज तो पहला बार सुन रहा हूँ मैं। नहीं, बोला रसिया एंड यूएसए वो चाहता है टैन होना। बोला ऐसा क्यों? तो वहाँ जो यूवी रेडिएशन से, मतलब यानी कि आप सोचिए ना, जितने वाइट या गोरा स्किन है वो स्वस्थ है ही नहीं, वो टैन होना चाह रहा है ताकि यूवी रेडिएशन से बचे और वगैरह बचे। यानी कि भगवान ने हमें इंडियन स्किन को इतना स्वस्थ और अच्छा बनाया, फिर भी हम चाहते हैं कि गोरा होना। तो ये एक अच्छा प्रोडक्ट नहीं है। हाँ, कुछ हम इसमें है जो हम अपने ब्रेन न्यूरॉन या बॉडी में एक ट्रिगर पॉइंट बना सकते हैं। बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट से वाइटनिंग क्रीम बना सकते हैं, ब्राइटनिंग क्रीम, बट वो थोड़ा लॉन्ग टर्म में होगा और सस्टेनेबिलिटी भी होगा। बना सकते हैं, जैसे सपोज हम देखते हैं आर्ब्यूटिन, कोजिक एसिड वगैरह, ये क्या करते हैं हमारे स्किन में ना, दो वो होते हैं, मेलेनिन के 2 टाइप्स होते हैं, ठीक है ना। एक होता है ह्यू मेलेनिन, एक होता है फ्यू मेलेनिन। जो ह्यू मेलेनिन ना डार्कर जो शेड है ना, उसको प्रमोट करता है, और फ्यू मेलेनिन उसको सप्रेस करता है, और प्लस वो उसमें से जो वाइटर, जो ब्राइटर, उसको प्रमोट करता है, ठीक है ना। तो क्या होता है देखिए, इसमें इस टाइप का हम प्रोडक्ट अगर रेगुलर वाइज में, मतलब बहुत बड़ा परसेंटेज में नहीं, हम यूज़ करें, तो क्या करता है, स्किन ब्रेन न्यूरॉन को भेजता है कि नहीं इसको सप्रेस करो। तो इवन सिर्फ फेस में लगाने की वजह से बॉडी भी गोरा होने लगता है। क्यों? क्योंकि उसको ट्रिगर किया है कि तुम्हें गोरा करना है, तो हर एक पार्ट को गोरा करता है। तो इस टाइप का प्रोडक्ट आप लगा सकते हैं, पर उसको भी एक बार पैच टेस्ट या चैलेंज टेस्ट करके लगा सकते हैं हम। मतलब ब्लैक स्किन होना मतलब कोई बुरी बात नहीं है, ब्लैक स्किन हेल्दी स्किन ही है। हेल्दी स्किन है, जितने जो हमारा इंडियन स्किन, मतलब पूरा वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा हेल्दी स्किन है, मतलब अगर हम देखा जाए तो। और हाँ, हम काम करना चाहिए, हम एज ए R&D, कि हम इवन टोन स्किन पे काम करने चाहिए, हमें हेल्दी स्किन बनाने पे काम करना चाहिए, हमें जो उसके जो स्किन से कोलेजन ख़राब हो जाते हैं उस पे काम करने चाहिए। तो वो उस पे काम नहीं करके हम जो एक वो भी सोशल प्रॉब्लम ही है, जो ना कि गोरा होने से अच्छे पति मिल जाते हैं, या गोरा होने से अमीर का साइन होता है। ये एक वो गलत साइन की वजह से आदमी गोरा होने की जो कोशिश करते हैं, तो वो एज ए रिसर्चर हम उसको थोड़ा सही नहीं मानते। तो हमारा अंबानी जी कितने गोरे होते फिर जी, हैं? अगर अमीर का चाहेंगे सिग्नल होता तो। चाहेंगे तो होगा, लेकिन वो चाहता है, अंबानी जी वगैरह जो बड़े हस्तियाँ है ना, वो बोलता है भाई जो भगवान ने दिया, कुदरत ने दिया, वो अच्छा है। हम्म। चाहेंगे तो देखिए हो सकता है, जो स्टेरॉइड्स वगैरह से हो सकते हैं, बट वो
छोड़ने के साथ साथ ही बदसूरत हो जाएगा। अच्छा, ये कि कॉस्मेटिक प्रोडक्ट में जो भी बोलते हैं ना कि सबके पीछे एक फार्मूला है, जी जी। ये फार्मूला क्या होता है? नहीं देखिए, फार्मूला तो होता है ये। क्या फार्मूला होता है? फार्मूला देखिए, फार्मूला सपोज सपोज को क्या क्लेम कर रहा है फार्मूला, मतलब देखिए हम क्लेम क्या कर रहे हैं पहले, क्या ये एंटेक्ने है, क्या एंटी ब्लेमिश है, एंटी पिगमेंटेशन है, तो वो कैसे होगा, ठीक है ना। इवन सही इमल्सिफायर का चयन करना, सही हिमेक्टिन का चयन करना, ये सब फार्मूला होता है। तो किस प्रोडक्ट में हमें क्या पीएच रखने हैं, तो उसके हिसाब से इमल्सिफायर जो भी हम यूज़ कर रहे हैं वो सटीक वो इमल्सिफिकेशन बना सकता है कि नहीं, उसी को फार्मूला कहते हैं। अच्छा, पीएच की बात आपने करी, ये पीएच एक्चुअली होता क्या है? पहले तो कभी सुनने में नहीं आया था, अभी रिसेंटली सुनने में आ रहा है। देखिए पीएच एक अहम मतलब अहम टर्म है ये स्किन केयर में। सही में, मतलब आपने आर&डी कर रहे हो, आप आर&डी में हो, तो पीएच एकदम अहम टर्म है। अहम टर्म है, अभी मैं बता रहा हूँ आपको। पीएच एक एक ऐसा पीएच है, देखिए क्या है, पहले तो मैं आपको बता देता हूँ, जो हमारा स्किन का पीएच होता है वो 5 to 5.5 पीएच के होते हैं, ठीक है ना। और अब ये बताता हूँ कि अहम टर्म्स क्यों है। जो भी हम प्रोडक्ट्स जो लीव इन प्रोडक्ट्स मतलब लगा के छोड़ देते हैं, उस टाइप का प्रोडक्ट में ऑलमोस्ट इसी के आसपास के पीएच रखने होते हैं। क्यों डेंजरस है, अगर पीएच को हमने ध्यान नहीं दिया। और बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट हो गए, उसमें अभी भी बता रहा हूँ, जो इंडिया में प्रोडक्ट साउंडेड है ना, उसमें इसका ध्यान रखा ही नहीं जाता, उससे स्किन बहुत डैमेज होता है। देखिए एक 5 पीएच है और एक 6 पीएच है, तो देखने में क्या है, हम एक ही पॉइंट बढ़ रहा है ना, ये नहीं है। बट 5 to 6 पीएच बढ़ना मतलब 10 टाइम्स मोर हार्श है वो, ठीक है ना। अगर 6 to 7 पीएच है तो उसका 10 टाइम्स है वो, ठीक है। तो इवन जो हमारा एक पीएच स्केल होता है, देखिए पीएच स्केल क्या होता है, 0 से 14 तक, 7 को हम न्यूट्रल मानते हैं, ठीक है ना। तो सोचिए कि एक न्यूट्रल जो वो है पीएच है, उससे हमारा स्किन पीएच 5 अगर है, 7 से 5, तो 100 टाइम्स डेंजरस हो सकता है 7 पीएच तक भी। देखिए क्योंकि एक पीएच में 10 टाइम्स, दूसरा पीएच में 10 into 10 100 टाइम्स हो गया ना, तो 100 टाइम्स ग्रेटर है वो। तो हमें कोई भी प्रोडक्ट बनाते समय रिसर्च में क्या देख रहा हूँ मैं, बहुत सारे DIY वगैरह में लिटमस पेपर से देख रहा है, पॉइंट में पता ही नहीं उसको ये 6 है या 5 है वो भी पता नहीं है, ठीक है ना। तो हम चाहते हैं मतलब कि कोई भी जो R&D करे तो वो एटलीस्ट डिजिटल मीटर यूज़ करे, क्योंकि पॉइंट वन भी बहुत डेंजरस हो सकता है। जिस प्रोडक्ट को हम अगर लिव इन प्रोडक्ट है, अगर हम रीयूज ऑफ प्रोडक्ट है, तो उसको भी क्या वर्क करता है उसके हिसाब से हम पीएच उसका पीएच की फुल फॉर्म क्या होती है सर? थोड़ी आम भाषा में बात करते हैं ना। देखो पीएच है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। पी पोटेंशियल ऑफ और हाइड्रोजन। हाँ एच मतलब हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन आयन को डिटेक्ट करने के लिए वो पीएच का हुआ है। और ये सिर्फ जो हम नाप वगैरह सकते हैं ना पीएच को, जिसमें ज़्यादा वाटर बेस्ड प्रोडक्ट ही हो, जिसमें वाटर हो, ऑयल इन वाटर हो या वाटर इन ऑयल हो, उसी में ही हम इसको नाप सकते हैं। एनआरएस में नाप नहीं सकते हैं इसको। तो उसका क्या मतलब होगा? मतलब पीएच की कोई क्रीम लगा ली, 5 पीएच की क्रीम, तो अभी जैसे मेरे चेहरे पे लगानी, तो मुझे क्या पता चलेगा कि ये 5 पीएच की क्रीम ही मेरे चेहरे पे लगानी चाहिए या 6 पीएच की क्रीम लगानी चाहिए? नहीं नहीं, ऑलमोस्ट देखिए, ऑलमोस्ट जो भी ह्यूमन है ना, जो भी इन्फेंट को छोड़ के, इन्फेंट मतलब 0 से लेके 2 ईयर्स तक का है ना, इन्फेंट बोलेंगे उसको। इन्फेंट्स का 6.5 से 7 तक पीएच होता है, ठीक है ना। बर जो उससे ऊपर का सबका पीएच 5.5 के आसपास ही होता है, या 5 होगा या 5.5। तो ऑलमोस्ट जो लिव इन जो प्रोडक्ट्स है उसमें जो भी हम मतलब चाहे फाउंडेशन क्रीम से लेकर सब कुछ, उसका पीएच आसपास इतना ही होना चाहिए, उससे ओवर नहीं होना चाहिए। 5.5 5 से 5.5 बस, 6 नहीं होना चाहिए। 6 भी नहीं होना। 6 भी हम सपोज हम रिंजिंग प्रोडक्ट बना रहे हैं तो 6 भी रख सकते हैं, 7। उसको देखते हैं कि क्या हमें उसके जैसे ज़्यादा पीएच रखते हैं ना, तो हमारा जो स्टेडियम कोर्नियम जो एक लेयर होता है स्किन का, उसको ही उड़ा देता है, ठीक है ना। तो यह इवन देखो आज तक हम जो भी वो यूज़ कर रहे हैं, जितने भी सो कॉल बड़ा बड़ा कंपनी भी जो बना रहे हैं, सबका पीएच 8.5 ऐसे भी होता है। मतलब हम आज तक सही प्रोडक्ट यूज़ कर ही नहीं रहा है। हम लॉन्ड्री वाला चीज़ हम फेस पे यूज़ कर रहे हैं, जो टॉयलेट सोप वगैरह होता है। तो एक बात बताओ, कितनी सारी क्रीम बन रही है सर मार्केट में, सब ये बोलते हैं कि हमारा पीएच 5.5 या 6 है, तो सब बराबर हो गया? नहीं बराबर नहीं होना। फिर एक्टिव्स क्या है, एक्टिव्स डाले हैं आप अभी 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 आएगा कि आपके स्किन के लिए अलग एक्टिव्स होने चाहिए, मेरे स्किन के इसमें होना चाहिए, डिफरेंशिएट इसमें होना चाहिए। पीएच शुड बी जो लीव इन है उसका 5
से 5.5 रहना चाहिए, लेकिन एक्टिव्स पे काम करने चाहिए ना, कि अभी आपका स्किन एक्ने प्रोन है तो हम सैलिसिलिक एसिड से काम करेंगे या बेंजाइल पेरोक्साइड से करेंगे, ऐसे बहुत सारे वो है कंपाउंड है, किससे हम काम करेंगे उसके हिसाब से कस्टमाइजेशन होना चाहिए। अब जाके समझ में आ रहा है ये पीएच का गेम, क्योंकि सबने पीएच पे बहुत ज़्यादा खेल लिया अभी मार्केटिंग वालों ने कि पीएच ऐसा होना चाहिए वैसा होना चाहिए। पीएच के अलावा अलग अलग कुछ पार्ट होगा जो अलग अलग डला होगा हर स्किन टाइप के हिसाब से, किसी की ड्राई है तो ऐसा होगा, किसी की हाँ, ऑयली है उसमें तो उसके हिसाब अलग से अलग एक्टिव्स होगा। जो डाला होगा। एक्टिव्स होंगे तो अलग अलग हिसाब से डलेंगे, तो वो बैलेंस होना चाहिए। जी जी। तो सबके तो फॉर्मूले सेम ही होते होंगे, तो सब मार्केटिंग ब्रांडिंग का गेम है क्या सभी है? कुछ तो ब्रांडिंग का गेम भी है, कुछ फेक ब्रांडिंग का भी गेम है। देखो इसमें मुझे फट से याद आया, एक एक्सपीरियंस है। अब मैं आपको अभी इस प्लेटफॉर्म में उस ब्रांड का नाम तो नहीं बता सकता हूँ। एक सो कॉल 250 करोड़ की कंपनी है, अभी जस्ट 2-3 साल में बना है, ठीक है ना। वो कुछ प्रोडक्ट मेरे से बनवाने की या बोला था, तपन जी ये हम एक ग्लूको एल्गी मास्क बनाते हैं, ठीक है ना, और उसका जो भी वर्किंग है, जो हमारा जो भी क्रॉफिट मतलब यहाँ के जो रिंकल हो जाता है या कुछ है, उसको तुरंत ना 20 मिनट्स में वो ठीक कर देता है, जो हमारा जो प्रोडक्ट है। फिर वो थोड़ा कॉस्टली है, जो भी कॉस्टली मतलब फिर भी यूरोप के हिसाब से तो 1/4 का ही कॉस्ट है हमारा। फिर भी वो बोला था सर 200 रुपया पर केजी में बना दो ना मेरे को, हाँ ठीक है ना। हम बोले सर इसमें तो सिर्फ उसमें मड जो डाले हैं वो मड भी नहीं आएगा। नहीं, बोला सर हमें कोई वर्क नहीं चाहिए, देखिए इतना बड़ा जो कंपनी बना रहा है, बोला इसमें मुझे हम वीडियो से दिखा लेंगे, देखिए क्या आप शब्द बोल रहा है, वीडियो में दिखा लेंगे कि क्या क्या वर्क करता है, बट इसमें हो ना हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एक 200-250 करोड़ की एक स्टार्टअप ने ये शब्द बोला है। मुझे आश्चर्य लग रहा है, जो कमिंग जनरेशन आ रहा है क्या बिजनेस बनाने की कोशिश कर रहा है। तो ये एक नहीं, अगर आप एथिकल प्रोडक्ट बनाओ और सही इन्फ्लुएंसिंग मार्केटिंग करो, देखो सस्टेनेबिलिटी भी रहेगा और बड़ा भी बनेगा। अभी उस कंपनी को मैं देख रहा हूँ, अभी जस्ट 6-7 महीना हो गया, अभी उनको ना कई कई जो 5 सेट में बेचना पड़ रहा है, मतलब उतने ही रुपये में 5 प्रोडक्ट बेचना पड़ रहा है। तो ये वो तो गलत। मैं तो ऑडियंस को बोल देता हूँ, देख लो यार ये सर रिसर्चर बैठे हुए हैं यहाँ पे, जितने भी आप कॉस्मेटिक प्रोडक्ट यूज़ करते हो, तपन सर के जितने जैसे लोग हैं आर&डी के अंदर, वो लोग वो प्रोडक्ट बनाते हैं और वो लोग सच्चाई को बाहर लेके आ रहे हैं कि देखो प्रोडक्ट इतने बन सकता है, इतने में नहीं बन सकता है। कोई आपको प्रोडक्ट मिलता है कि जिसकी आपको लगता है बहुत सॉलिड है, बट शायद इसकी क्वालिटी बहुत घटिया हो सकती है। तो आपको पूरा लेबल पढ़ना पड़ेगा, चीज़ें पढ़नी पड़ेगी, देखना पड़ेगा कि प्रोडक्ट वास्तव में है, उसका फाउंडर कौन है, क्या वैल्यू रखता है, क्या बना रहा है, क्या एथिक्स है, तब जाके आप वो प्रोडक्ट खरीदो। मैं तो आपको बोल रहा हूँ कि प्रोडक्ट खरीदो ही मत, पहले तो उस फाउंडर को देखो कि क्या करता है वो, एथिकल है कि नहीं। एथिकल है कि नहीं, कितने टाइम से काम कर रहा है, कैसे काम कर रहा है, बहुत सारे कस्टमर की चीज़ें। और वेबसाइट के टेस्टिमोनियल पे जाने की जरूरत नहीं है, 1% भी जाने की, सब फेक होते हैं। आप जाओ रियल बंदे से बात कर लो, 5 भैया तेने प्रोडक्ट लगाया था क्या, बोला हाँ लगाया, तब जाके वो चीज़ें सच सच सामने आती है। इवन एक जो ये स्टार्टअप का जो मुहिम चल रहा है ना बढ़ने का, मतलब इस दौर में उसको आगे बढ़ने के होड़ में ना, और इवन बता रहा हूँ फाउंडर भी आईआईटी का है, सोचिए लेकिन मेंटलिटी क्या है, मेंटलिटी है मतलब इससे अच्छा तो वो सरकारी स्कूल में पढ़ा हुआ जो इंजीनियर करता है ना, उससे अच्छा होता है, एथिकल। पैसे कमाने की दौड़ में सर मतलब है ना, मतलब आदमियों के साथ कितना ही खिलवाड़ हो रहा है, आप अपन कह नहीं सकते। मतलब कितने प्रोडक्ट यूज़ करते हो, मतलब मैं तो बहुत रेयरली कोई प्रोडक्ट यूज़ करता हूँ किसी तरह से, अगर करता हूँ तो बहुत रिसर्च करके करूँगा कि वास्तव में प्रोडक्ट सही है कि नहीं। इवन एक पेन भी यूज़ करूँगा तो भैया किसने बनाया है, कहाँ से है, कौन सी कंपनी। इवन घड़ी भी बनूंगा तो भी है कि भैया अच्छा ये ब्रांड है, ऐसा है। ये कपड़े भी बनूंगा तो थोड़ा देख के पहनता हूँ, मैं तो देख के करता हूँ वो सारी चीज़ें। ऐसी सिर्फ फियर ऑफ मिसिंग आउट के चक्कर में मैं वो काम नहीं करता। जी जी, नहीं ऐसे ही होना चाहिए। मैं सब जो न्यू जनरेशन को भी बोलते हैं कि भाई ये फोमो वाला जो ये एक टेंडेंसी चल रहा है ना, वो फोमो में ना रहे, आप सटीक उसका रिसर्च करें, फाउंडर क्या है, कितना बैकग्राउंड है उसका रिसर्च का, या कहीं से भी टेक्नोलॉजी भी देखो। जैसे मेरा काम क्या होता है, हम टेक्नोलॉजी फॉरवर्ड भी करते हैं। हम जो फॉर्मुलेशन क्रिएट करके हम फॉर्मुलेशन को किसी को जो प्रोडक्ट बनाता है उसके लिए हम बेच देते हैं, ठीक है ना, वो टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र बोलते हैं। बट वो परफेक्ट, उसमें हम पूरी तरीके से उसका स्टेबिलिटी चेक करते हैं, फार्मूला बनाने से पहले प्रोटोटाइप बनाते हैं। प्रोटोटाइप बना के हम मल्टीपल सब्जेक्ट पे यूज़ करने भी देते हैं कि भाई आप देखो, इसको यूज़ करके देखो सटीक बना है नहीं है, क्या कोई हार्मफुल है। इवन हम पेस्ट टेस्ट में खुद करता हूँ, पहले मैं सेटिस्फाई होता हूँ, फिर मैं सब्जेक्ट को देता हूँ
कि कहीं मेरा स्किन तो नहीं जल रहा है। और लिटरली एक एक्सपेरिमेंट में मेरा पूरा गाल का स्किन जल गया था। जल गया जी जी, फिर उसको ठीक होने में अराउंड 6 महीना लगा था, ठीक है ना। तो मतलब वो हम कुछ बना रहे थे, बियर्ड के प्रोडक्ट बना रहे थे, लगा था उसमें। लेकिन हम पहले चेक करते हैं, ठीक है ना। अभी याद आ रहा मुझे इसी टाइप का प्रोडक्ट, एक ना फास्ट हिना आता है। फास्ट हिना मतलब अब हिना को लगाओ तुरंत कलर आएगा, ठीक है ना, उसको फास्ट हिना बोलता है, ताकि आप आज ही जाके शादी उदी में ऐसा कर दो। 2009 की बात है ये, ठीक है ना। तो मुझे कोई लेके आया, सर ये बना दो। फिर मैंने उसका क्रोनोलॉजिकल टेस्ट किया, तो उसमें कुछ हार्मफुल केमिकल्स मिले, ठीक है ना। तो हम बोले ये तो 12 ईयर्स से नीचे का जो भी बच्चे हैं उसके लिए तो बहुत ही हार्मफुल, स्किन जला देगा वो, ठीक है ना। इवन मेरा R&D तैयार था, बहुत आदमी लोग आता था, सर हम बोला देखो प्रोडक्ट तैयार है बट मैं आपको नहीं दे सकता क्योंकि ये ह्यूमन फ्रेंडली है नहीं। तो उसको भी हमें धीरे धीरे रिसर्च करके हमने 4-5 साल बाद जब बनाया, जब हमें लगा कि ये अगर 1 साल के बच्चे या कोई भी लगाए तो स्किन में कुछ नहीं होगा, तब हम इसको दिया। देखो 5 इयर्स पूरा इसको उस प्रोडक्ट को बनाने में लगा, ठीक है ना। सर आपने मेहंदी की बात करी, मैं एक बहुत बढ़िया बच्ची बताता हूँ। इंडिया में क्या है कि कभी किसी लड़की की मेहंदी लगती है और थोड़ी सी कलर आ जाता है तो उसको लगता है कि उसका फ्यूचर हस्बैंड उसको बहुत प्यार करता है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, वो कंपनी का कमाल है जिसकी मेहंदी आप लगा रहे हो। रिसर्च के कमाल है सर जी। जी सही है। तो पूरा इंडिया का बेटी तोड़ दिया आज तो अपन ने। मैं भी ऐसा ही सोचता था जी जी। कि अरे वाह क्या मेहंदी नहीं, वो रची तो हो। हम जितना जो सेट चाहिए वो हम खुद ही बना सकते हैं और उस दिन 10 मिनट में आ जाएगा वो। सर यार सर, ये तो मजा आ गया आपसे बात करते हुए आज। वैसे एक बात होता है सर, प्रिजर्वेटिव फ्री प्रोडक्ट जी जी। कितना सच है, या सिर्फ ट्रेंड या फिर कैश फ्लो के लिए काम कर रहे हैं? नहीं नहीं, देखिए क्या है, जब ट्रेंड, पहले हमें सोचना चाहिए कि ट्रेंड कहाँ से आया। ये ट्रेंड जहाँ से आया ना, वहाँ क्या होता है, जो टेम्परेचर होता है वहाँ का ना, उस देश का या जहाँ का भी, उसका टेम्परेचर होता है बिलो 10 डिग्री सेल्सियस, ठीक है ना। वहाँ प्रोडक्ट अगर बनाते भी ना जल्दी ख़राब नहीं होते ड्यू टू मच कोल्ड। हमारा इंडिया में एक बहुत बड़ा चैलेंजिंग है सर, इंडिया है बहुत जगह में ऐसा बहुत चैलेंजिंग है कि हमारा एट ए टाइम, आज मान के चलो दिस इज जून, आपको आज भी बर्फ़ मिलेगा, आपको कहीं ना कहीं जाओगे इंडिया में, कहीं बर्फ़ भी दिख जाएगा, कहीं टू मच गर्मी भी दिख जाएगा, कहीं टू मच एट ए टाइम टू मच ह्यूमिडिटी वाला एरिया भी मिल जाएगा। तो यहाँ बहुत चैलेंज रहता है कोई भी प्रोडक्ट बनाना। तो जो एक प्रिजर्वेटिव फ्री प्रोडक्ट बनाने का जो ट्रेंड है ना, ये सरासर बहुत गलत एक दौर है। ये तो क्यों दौर है, सपोज आप मान के चलो कि हमने एक प्रोडक्ट बनाया और उसमें ऑलरेडी कोई माइक्रोबियल ग्रोथ या माइक्रोबियल ट्रेस था उसमें, तो बिना प्रिजर्वेटिव के तो वो माइक्रोबियल ग्रोथ वहाँ बढ़ जाएगा पूरा, और उसी को फिर हम स्किन में लगा रहे हैं, कुछ में लगा रहे हैं, तो ये वो एक और ज़्यादा हार्श मतलब आपके बॉडी को या स्किन को पहुँचा सकता है, वो नुकसान पहुँचा सकता है ना। तो प्रिजर्वेटिव, मैं बोलता हूँ कि प्रिजर्वेटिव अत्यधिक अच्छा नहीं है, वो भी हमारे स्किन को बहुत ही हार्म करते हैं। तो आपको सटीक एक नॉलेज होना चाहिए कि प्रिजर्वेटिव हमें कितने डालने चाहिए, किस प्रोडक्ट के लिए, किस जगह के प्रोडक्ट है, वो भी आई के अंडर आई के प्रोडक्ट है तो क्या डालना चाहिए, स्किन के प्रोडक्ट है तो क्या डालना चाहिए, कुछ डेप्लेटरी प्रोडक्ट है उसमें हाई पीएच होता है। देखिए यहाँ में भी है प्रिजर्वेटिव, आदमी को लगता है जैसे कोई भी प्रिजर्वेटिव है, सपोज इवन अभी पैराबिन की बात कर रहा हूँ, सपोज उसमें 2 केमिकल यूज़ होता है पैराबिन में, जो एक MPS, ठीक है ना, मिथाइल पैराबिन सोडियम, और एक प्रोपाइल पैराबिन सोडियम। तो उनको लगता है कि एक ना हाई पीएच वाला प्रोडक्ट में भी, जिसमें पीएच है 12, उसमें भी वो काम करेगा, और उसको लगता है कि 3 पीएच वाला नहीं है। हर एक जो प्रिजर्वेटिव है उसके अपने पीएच दायरा होता है, तो हमें उसी पीएच में वो प्रिजर्वेशन काम करता है। तो ऑलमोस्ट बहुत सारे जो मैंने पढ़ा लिखा भी मैंने देखा, मैं कुछ बीटेक कॉस्मेटिक करके आता था, मैं पूछता हूँ कि कौन सा प्रिजर्वेटिव, तो इवन बीटेक में भी नहीं पढ़ाया जा रहा है। सोचिए ना, एक मतलब सर पढ़ाई वढ़ाई का तो मत देखो, पढ़ाई वढ़ाई तो ढंग से नहीं हो रही है इंडिया में, जी इस तो बात नहीं कर सकते आप। तो इसीलिए प्रिजर्वेटिव, देखिए प्रिजर्वेटिव फ्री क्लेम, हाँ ठीक है, आप प्रिजर्वेटिव फ्री बना सकते हो, बट ना उसको फ्रेशली बनाओ और फ्रेशली यूज़ करो, तो कोई दिक्कत नहीं है। मतलब उसके लिए आप उसको रख के नहीं बेच सकते हो, ऐसे प्रोडक्ट नहीं बना सकते हो उसको। और होता है कुछ प्रोडक्ट जिस एनहाइड्रेस होता है, एनहाइड्रेस मतलब जिसमें वाटर कंटेंट नहीं होता है, मान के चलिए कोई फेस पैक पाउडर हो गया, उसमें वाटर कंटेंट तो होता नहीं, हम तुरंत बनाते हैं उसको फिर लगाते हैं ना, घोल के लगाते हैं, तो वो प्रोडक्ट में हम प्रिजर्वेटिव फ्री बना सकते हैं, क्योंकि एनहाइड्रेस में माइक्रोबियल जो कॉन्टैक्ट या ग्रोथ उसमें बहुत रेयर पॉसिबिलिटी होता है। तो ठीक है ना,
जी सर। अच्छा, ये आयुर्वेदिक प्रोडक्ट का आजकल बहुत ज़्यादा चलन चल रहा है, क्या है ये आयुर्वेदिक प्रोडक्ट, कहाँ से आए हैं? देखिए आयुर्वेदिक अगर सटीक, देखिए आयुर्वेदिक को मैं बोलूँगा आयुर्वेदिक प्रोडक्ट अच्छे हैं, बट यहाँ बहुत सारे क्वेश्चंस है। मतलब आयुर्वेदिक का चलन डायरेक्टली जो जिस तरीके से चल रहा है वो एक सटीक वे नहीं है। क्यों नहीं है? जो भी सपोज एक्सट्रैक्शन हो रहा है, जो भी उसमें मेन जो मॉलिक्यूल चाहिए वो है कि नहीं, हम उसका भी पता नहीं कर पा रहे हैं। सपोज है एलोवेरा ही, देखिए एक एलोवेरा है। ठीक है। एलोवेरा एक आयुर्वेदिक का मेन इंग्रेडिएंट है, हमारा कॉस्मेटिक का भी है, लेकिन उसमें जो भी मेन मॉलिक्यूल है हर एक जहाँ जहाँ कल्टीवेट हो रहा है हर एक जगह डिफरेंट है। जब हम एक्सट्रैक्शन कर रहे हैं वो है कि नहीं है, हम हाँ एलोवेरा से जूस निकले हमने डाल दिया। तो ये एक बहुत बड़ा मतलब ना सटीक नॉलेज नहीं होने की वजह से हम क्या देखते हैं वो एलोवेरा की, जैसे उसी की बात करते हैं, एलोवेरा जेल के अंदर जो वो निकलता है, पल्प निकलता है, क्या देखते हैं उसके नहीं, उसमें एक मॉलिक्यूल होता है एलोइन बोलता है उसको, एल्विन, एलोइन, एलोइन। ठीक है ना। वो कंटेंट कितना है हमारे उसके अंदर वो हम देखने होते हैं, बट वो पूरा लैब टेस्ट वगैरह करेंगे तभी निकल पाएगा, या स्पेलसी टेस्ट करेंगे तभी निकल पाएगा। बस बोल दिया इसमें एलोवेरा जेल है। एलोवेरा जेल है लेकिन वो कंटेंट ही नहीं होगा तो फायदा नहीं है। अच्छा, क्योंकि तो देश के कोने कोने में है ना, अलग अलग जगह पे, तो जी या अलग तो अलग हर जगह में 2 अलग अलग। किलोमीटर में पानी चेंज हो जाता है, तो वो तो अलग अलग कल्टीवेशन होगा। इवन इवन मैं बता रहा हूँ एक शॉकिंग बात होता है, जो भी हम हर्ब भी लगाते हैं ना, एक ऐसे ऐसे जगह है हमारे जो पूरा इंडिया में कई कई प्रांत में है जो उसके पानी में ना ऑलमोस्ट 20 ppm से ज़्यादा आर्सेनिक पाया जाता है, ठीक है ना। वहाँ ग्रोथ हुआ क्रॉप उसमें भी आर्सेनिक होगा, वो खुद आर्सेनिक ही इतना डेंजरस होता है हमारे बॉडी के लिए। तो यानी कि एक हर्ब भी डेंजरस हो सकता है। तो हमने पहले से वो सारा टेस्ट किया कि नहीं ऐसा। देखिए आयुर्वेदिक सब अच्छा है, बट आयुर्वेदिक को सटीक तरीके से, इवन मुझे बोलने में इस प्लेटफॉर्म में बुरा लग रहा है, गवर्नमेंट भी उसको नहीं चाह रहा है कि आयुर्वेदिक ढंग से प्रोमोट हो। दिखता है सिर्फ ऊपर में, फ्रंट एंड में दिख रहा है। क्योंकि मैं देखता हूँ जब आयुष डिपार्टमेंट लाइसेंसिंग कराता है ना, वो बोल ही देता है कि एक प्रोडक्ट है, आप इसमें ना कोई क्लेम मत लिखो। क्लेम मतलब किस चीज़ के लिए काम करेगा मत लिखो। भाई आयुर्वेदिक एक ऐसा छोटा सा इंडस्ट्री है अभी इंडिया में, अगर आयुर्वेदिक को बढ़ावा देना चाहिए, क्योंकि उसमें एक एमआर नहीं होता, उसके बीच में एक बड़ा बड़ा मार्जिन नहीं होता जैसे मेडिसिन बेचने के लिए। तो उसमें उसका जो ये प्रोडक्ट क्या करेगा उसको कंज्यूमर देख के खरीदता है। तो आयुष डिपार्टमेंट उस मतलब उसमें भी रोक लगा दे रहा है। तो आयुष मतलब आयुर्वेदिक बढ़ने का चलन तो थोड़ा सा इंडिया में प्रॉब्लम है, उल्टा यूएस वगैरह में बढ़ रहा है। बट वहाँ सटीक एचपीएलसी टेस्ट होता है प्रोडक्ट के, ठीक है ना। एसपीएलसी टेस्ट होता है, जीसी टेस्ट होता है, उसमें कंटेंट कोई हैवी मेटल तो है नहीं, पहले चेक होता है फिर यूज़ होता है। बट हमारे यहाँ इस टाइप का पॉसिबिलिटीज़ नहीं है, ड्यू टू रिसर्च फैसिलिटीज़ नहीं है। यही तो देश की विडंबना है सर, क्या कर सकते हैं। अच्छा, ये कैरामाइड्स वाला फेस वॉश, सीरामाइड्स, जी। अच्छा सीरामाइड्स क्या होता है सर ये? देखिए एक सीरामाइड ना एक ऐसा प्रोडक्ट होता है, स्किन को आपस में बाइंड करने के लिए सीमेंट जैसा काम करता हो, ठीक है ना। स्किन को आपस में, जैसे स्किन के कई परत होते हैं, ठीक है ना, उसको आपस में पकड़ के रखने के लिए एक सीमेंट की तरह काम करता है, मान लीजिए, ठीक है ना। बट एक सीरामाइड भी देखिए, सीरामाइड में भी एक बहुत बड़ा मतलब मार्केटिंग गिमिक हो रहा है। कैसे क्या कर रहा है, फेस वॉश वगैरह में भी बोलता है कि सीरामाइड कंटेंट है। तो क्या करेगा, रिंज ऑफ हो रहा है। आप एक ऐसे ही उसमें ऐसे डालने चाहिए 1% 2%, बगैर सिर्फ आप 0.1% वहाँ लिखा भी नहीं, आपने 0.1% डाला और सीरामाइड क्लेम कर दिया, वो रेंज ऑफ प्रोडक्ट में काम करता ही नहीं। वो तो धुल जाएगा सारा, ठीक है ना। तो ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट्स आ रहे हैं मार्केट में सीरामाइड बोल के, और सो कॉल्ड ये प्रमोट कौन कर रहा है, जो सीरामाइड लॉन्च कर रहा है ना, सपोज चाहिए हमें 1% चाहिए, और सीरामाइड ऑलरेडी अभी कॉस्टली इंग्रेडिएंट है इंडिया में, ठीक है ना। तो अभी 1% चाहिए और बेचने वाला बोलता है नहीं सर आप ना 0.1% यूज़ कर लो इसमें, ठीक है ना। तो एक ऑलरेडी वो फोल्ड प्रोडक्ट बना रहा है सिर्फ अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए, इंग्रेडिएंट को बेचने के लिए। तो मतलब बहुत खतरनाक, मतलब हर चीज़ें मतलब मार्केटिंग गिमिक बन गई है अभी आज। तो इसीलिए मैं हरदम बोल रहा हूँ कि इस टाइप के जो रिसर्च है ना, रिसर्च में हम एक मदद कर रहे हैं। हमारा एक यूट्यूब चैनल है R&D गुरु, तो इसमें हम हर एक फैक्ट को कैसे यूज़ किया जाता है, कौन सा प्रोडक्ट है, इसके पीछे का पूरा साइंस हम बताते हैं। प्लस हम पूरी तरीके से जो ये कॉस्मेटिक साइंस है, इसके लिए हम पूरा एक प्लेटफॉर्म मेरा है, R&D गुरु ऐप है एंड्रॉयड में भी और iOS में, जिसमें हम पूरा फॉर्मुलेशन का डीप साइंस बताते हैं। हाउ टू आप पूरा SOP बिल्ड करके पूरे तरीक़े से एक कंपनी को बना सकते हो।
और जितने भी मैंने पहले भी बता चुका हूँ कि 90% जो फैक्ट्री मैन्युफैक्चरर्स है उसमें एसओपी है ही नहीं, बिना एसओपी के पूरा फैक्ट्री चल रहा है। तो एसओपी पे बनाओगे, क्योंकि ये स्किन में होता है तो हाइजीनिक वगैरह सारे, वो सारा कुछ हम उसमें एसओपी कॉम्प्लायंस सारा सिखाते हैं उसमें ना। अरे बात तो लोग बोलते हैं ये 100% सेफ है, क्लिनिकली टेस्टेड है, और डर्मेटोलॉजिस्ट भी बोलते हैं कि भैया कि एकदम रिकमेंडेड है, कि ये डर्मेटोलॉजिस्ट ने रिकमेंडेड किया है प्रोडक्ट। क्या वो भी सेफ है या फिर उसमें भी घपला है? सर ये बहुत बड़ा घपला है ये तो, क्योंकि पूरा मान के चलो, अभी हम लोग सपोज 10 आदमी इकट्ठा हुआ है ना, 10 आदमी के स्किन टेक्सचर वगैरह सब चेंजेस है। डर्माटोलॉजिस्ट टेस्ट किया होगा किसी सो कॉल 10 सब्जेक्ट पे, ठीक है ना, 10 डिफरेंट है, तो कभी भी ये क्लेम होना भी नहीं चाहिए और कभी होगा भी नहीं, पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि डिफरेंट टाइप ऑफ स्किन टेक्सचर है उसके स्किन का काम करने का तौर तरीका, सेंसिटिव स्किन है क्या है, जो डर्माटोलॉजिस्ट टेस्टेड बोल के लिख दिया तो आदमी मतलब उस वर्ड नहीं आ रहा मेरे पास, जैसे वो उसको विश्वास करके डर्माटोलॉजिस्ट टेस्टेड लिख दिया, उसको विश्वास करके आदमी यूज़ करने लग गया। बट सेंसिटिव स्किन होगा तो स्किन ख़राब हो सकता है। बट ये भी एक किस्म का गिमिक है, जस्ट ट्रस्ट लेने के लिए, या ये भी एक पेड पेड भी होता है। जैसे देखिए डर्माटोलॉजिस्ट वगैरह इस सबसे पेड सब्सक्रिप्शन होते हैं इन लोगों का प्रमोट करने के लिए, बट ये होगा ही नहीं। हाँ, ये बोल सकते हैं हम कि पर्टिकुलरली अगर हम सेगमेंट कर दिया कि इस टाइप का ऑयली स्किन के लिए ये डर्माटोलॉजिस्ट है, ये इस टाइप के स्किन के लिए है, या इस टाइप का हेयर के लिए है, तो ये सटीक हो सकता है, बट सब के लिए सटीक नहीं हो सकता है कभी। मतलब जनरलाइज कर दिया, मतलब आप सब जनरलाइज सबके लिए यूज़ करो। मतलब ऐसे ऐसा होता है ना, ऑयली स्किन में कुछ अलग टाइप की ऑयली होगी, थोड़ी ज़्यादा ऑयली होगी, कम ऑयली होगी, ऐसा कुछ होता है। ड्राई स्किन में ज़्यादा ड्राई स्किन होगी, उसका भी कुछ मापने का तरीका होगा। उसको अगर सेपरेट कर दिया तब जाके सही हो सकता जी जी, तब सही हो सकता है ये बातें, बट वो यहाँ ओवरऑल सबके लिए लिख देता है। है। अच्छा, एक सही कॉस्मेटिक प्रोडक्ट बनाने के लिए कितनी बार फेल होना पड़ता है सर? सर अगर मेरा एक्सपीरियंस बताऊँ तो अभी चलो मेरा एक 18 ईयर्स इसमें एक्सपीरियंस हो गया है, तो मेरा ब्रेन न्यूरॉन भी उसका लॉजिक फट से बना देता, अलग बात है। लेकिन पहले मुझे पता है, मैंने कई कई अटेम्प्ट 1000 प्लस बार भी किया है, 1000 प्लस बार, मतलब एडिशन बोलते हैं ना, आईडी वैसा ही, समझ गया ना, कि 1000 प्लस बार, लेकिन हमने सक्सेस पाया उससे। और बहुत पैसा, देखो अपना पैसा लगाना पड़ता है, पहले कौन विश्वास करेगा क्या है, हम अपने ही जो मेरा इनकम सोर्स होता था उसमें से 70-80% मैं रिसर्च पे लगा देता था। सब खुद लगाना पड़ता जी जी, सब खुद लगा देता था मैं उसमें। तो है एक उसके लिए एक, मतलब क्या बोलते हैं हिंदी हमारे नॉर्थ इंडियन में, गुर्दा चाहिए उसके लिए, पैसा लगाने के लिए है, जिगरा चाहिए। जिगरा चाहिए। जी जी, तो वो क्योंकि गवर्नमेंट हेल्प नहीं करता था, आर&डी पे अभी भी डायरेक्टली हेल्प नहीं करता है हमारे गवर्नमेंट। वो तो हमने जब एक वो बनाया, ओहदा बनाया, हमने रिप्रेजेंट किया, तब हमें उस टाइम मतलब डायरेक्टली हेल्प, मतलब डायरेक्ट रिसर्च को नहीं करते हैं। तो एक गुर्दा चाहिए रिसर्च में, और बहुत अटेम्प्ट, मैं तो सबको बोलता हूँ भाई, जब तक आप सक्सेस ना हो अटेम्प्ट करते रहो, और मिलेगा। हमें उसी में पता चलता है ना कि हमने कि ये जो सपोज हमने 1000 अटेम्प्ट किया, 999 क्यों फेल हुआ वो तो पता चल गया ना हमें, इसलिए हमने 1000 अटेम्प्ट में सही हो गया। तो वो वाला थ्योरी हम अप्लाई करते हैं, और आजकल उतना 1000 अटेम्प्ट नहीं करना पड़ता है हमें, हमें वही अटेम्प्ट 100 बार करने से आ जाता है वो। करेक्ट। अच्छा तपन सिंह, बात बताओ कि आपने ऐसा अभी कौन सा प्रोडक्ट मार्केट में बनाया है जिसने मार्केट में रेवोल्यूशन ले आया हो? सर हम अगर मेरे पूरा इसमें लाइफ स्ट्रीम बता रहा हूँ, जैसे आपने हेयर स्टाइलिंग वैक्स देखा होगा, हेयर स्टाइल इफेक्ट्स जो लगा के फिर बार कर्ल को स्ट्रेट करते हैं, कर्ल जो भी जो कर्ल करें या कुछ करें उसमें वो उसको स्टे करते हैं उसका ना, स्टाइलिंग करने के लिए। तो अगर इंडिया में एक रेवोल्यूशन लाया तो वो मेरे वजह से आया, ठीक है ना सर। अगर एक बड़ी कंपनी के साथ हमने जॉइंट वेंचर में जो केमिकल भी बनाया उसका, ठीक है, और लिटरली हमने 2012 में बना दिया था। और कुछ जो मैं जिसको एंटरटेन करता था क्लाइंट, उसको बोलता था सर ये लॉन्च करो, ठीक है ना। देखिए यहाँ डरता भी था कि फर्स्ट आ जाने से कोई प्रॉब्लम, बोले नहीं सर ये तो इंडिया में चलता नहीं, अभी कहाँ कैसे लाऊं मैं। तो मुझे वो दिन भी याद आता है, 2016 जनवरी की बात, जिसको जिसको दिखाया था तपन जी कहाँ है, तपन जी कहाँ, पूरा ढूंढ रहा था। और लिटरली उसमें मैंने कंसल्टेंसी में भी एक ह्यूज अमाउंट पैसा मतलब अर्न किया उसमें, और हमने सिर्फ 6 महीना में 100 मेट्रिक टन उसका केमिकल बेच दिया। सोचिए, मतलब ये एक इनोवेशन भी था। और आज मैं मतलब बोल सकता हूँ कि ये पूरा इंडिया में अगर हेयर स्टाइलिंग वैक्स देन है ना, वो मेरा है, नहीं तो चाइना से आता था, अभी चाइना से एक बूंद भी नहीं आता है, ऐसा है। और एक उसके बाद में भी एक हेयर वेब
वो भी स्टाइलिंग का ही है, जिसमें ना स्पाइडर वैक्स जैसे आता है वो भी इंडिया में मेरा ही देन है। ऐसे कलर कॉस्मेटिक्स में एक पिंक मैजिक आता है, जिससे ना क्या होता है, एक आपके वाइट टाइप का स्टिक होता है, ठीक है ना, लगाते ही पिंक हो जाता है वो, और जो फॉर टीनेजर होता है, वो भी हमारा देन है इंडिया में, ठीक है ना। ये सब इम्पोर्टेड आता था, ठीक है ना। अभी हमने और एक प्रोडक्ट बनाया है, ये भी हमने प्रोडक्ट बना दिया था अराउंड 2013-14 में। ट्रांसपेरेंट लिपस्टिक, देखने में ट्रांसपेरेंट है, लगाएगा तो पिंक होगा, ठीक है ना। तो वो भी टीनेजर, ये टीनेजर का एक बहुत बड़ा मार्केट है, टीनेजर बहुत है हमारे इंडिया में ना, जो स्कूल में लिपस्टिक अलाउ नहीं होता है, तो उसको वो लगाने से हल्का सा नेचुरल पिंक आता है वो, तो वो एक बड़ा मार्केट है। पहले ये, अभी भी ये जो प्रोडक्ट आ रहे हैं अभी भी, अभी जस्ट हमने इस साल से, इसे तो बना तो दिया था हमने 2012-13 में, बट इस साल से हमने इसका केमिकल मैन्युफैक्चरिंग भी स्टार्ट किया। हम इवन कुछ इनोवेटिव केमिकल भी बना रहे हैं, मैं अभी दर्शाऊंगा उस, वो केमिकल एक तो जो चाइना या कोरिया से आता है, वो 2 केमिकल से बनता है, बनाने पड़ते हैं। हमने एक मैन्युफैक्चरिंग इजीली के लिए वो सिंगल केमिकल से हमने वो सिस्टम बना दिया, जिससे ट्रांसपेरेंट लिपस्टिक बनता है लगाने से। और ये एक बड़ा मार्केट है, हमें पता है, हम 1-1.5 साल के अंदर ही चाइना का इंपोर्ट बंद कर देंगे इसका भी। और एक केमिकल भी हमने बनाया है, हमने देखा कि हम, देखिए मेरे मन में पहले से है कि हम देश के लिए क्या कर सकते हैं। हम लोग पॉइंट आउट कर देते हैं कि मोदी जी ने कुछ नहीं किया, उसने कुछ नहीं किया। भाई हमने क्या किया, हमारा भी तो एक कर्तव्य है हमारे देश के प्रति, ठीक है ना। ये छोटे से, क्योंकि मैं एक ऐसा जगह अपब्रिंगिंग हुआ जहाँ पूरा आर्मी लोग रहता था, तो अंदर से ना छोटा से पनप गया हुआ है कि भाई देश के लिए ही कुछ करना है, और अपना भी अर्न करना है। देश के लिए कुछ करना है मतलब पूरा नहीं ना, उसे मेरा भी अर्न हो रहा है और देश के लिए भी हो रहा है, देश में इकोनॉमी आ रहा है, बहुत अर्निंग भी हम बना रहे हैं, दूसरे को उसका मोड ऑफ इनकम भी जनरेट करने में मदद कर रहे हैं। तो उसमें हमने मुझे याद आ रहा है 2012 की बात है, तो एक ना यूरोप के केमिकल थे, वो आना बंद हो गया, लीड टाइम उसका बढ़ गया, 8 महीना 9 महीना। तो जो उस केमिकल से कोई प्रोडक्ट बना रहा था, प्रोडक्ट मतलब हेयर स्पा, हेयर मास्क, जो हेयर को डिटेंगलिंग होने से बचाता है, और प्लस हेयर को सिल्की शाइन करता है। तो किसी ने ना 2012 की बात है, तो उसने बोला सर ये नहीं मिल रहा है, कैसे बनाऊँ ये प्रोडक्ट। हम बोले ये केमिकल मैं बना दूँ क्या? बोला आप बना सकते हो क्या? तो मैं बोलता ट्राई करता हूँ एक बार। तो थोड़ा बहुत हल्का-फुल्का लग रहा है कि ये बन गया, मैंने हल्का-फुल्का ट्राई किया। तो बोला ये थोड़ा मैं ट्राई कर लिया, ओके लग रहा है। तो बोला फर्स्ट आप 50 केजी के आसपास एक बार बना दो ना। तो हमने बनाया, तो ऑलमोस्ट उसमें से उसने बोला कि दिस इज़ 70 टू 80% अप्रूव्ड है, आप प्लीज़ और 200 केजी बना के दो। और वो दौर 2012 का, आज मैं बिना मार्केटिंग के 20 मेट्रिक टन पर मंथ बनाते हैं हम उसको, ठीक है ना सर। तो ये एक ऑप्शन है सर, क्यों है? क्योंकि हमने वो केमिकल है यूज़र फ्रेंडली, सिंगल इंग्रेडिएंट प्रोडक्ट बनाने का, और उसमें सारा चीज़ हमने ध्यान दिया, स्टेबिलिटी प्लस वो प्रोडक्ट परफॉर्मेंस, सब कुछ का उस केमिकल में सारा ध्यान दिया। सिंगल इंग्रेडिएंट प्लस 2 फ्रेगरेंस और वाटर, 3 इंग्रेडिएंट से वो पूरा अच्छा प्रोडक्ट बन जाता है, ठीक है ना। तो इस टाइप के हम, उसके बाद जब हमें एक कॉन्फिडेंस आया, तो हमने 2-3 साल पहले और 4-5 प्रोडक्ट बनाया, जो अच्छे बड़े-बड़े कंपनी में, जो एमएनसीज़ में हमारा केमिकल्स जाने लग गया। इस साल और कमिंग ईयर हम 25-30 केमिकल ऐसा बना रहा है जो यूरोप के अगेंस्ट एंड कोरिया के अगेंस्ट है सर, वो सारे केमिकल्स। अच्छा, कोई ये केमिकल, ये जो इस कॉस्मेटिक बिजनेस शुरू कर रहा है, जी, जी। तो मतलब सबसे बड़े 3 धोखे उसको क्या मिलते हैं? 3 धोखे तो देखिए, सबसे बड़ा जो धोखे मिलते हैं ना, कोई प्रोडक्ट है, उसने पहले बना लिया, पहला बैच बहुत सुपर बना, उसको ऐसा लगा कि ये प्रोडक्ट सुपर है, उसने मार्केट में डाल दिया, क्यों? और उसके बाद मार्केट से उसको 6 महीने में सारा प्रोडक्ट उठाना पड़ गया, सबसे बड़ा धोखा है। क्यों? क्योंकि उसने स्टेबिलिटी टेस्ट नहीं किया उसका, ठीक है ना, और वो इमल्शन ब्रेक हो गया, माइक्रोबियल ग्रोथ हो गया, और ये सबसे बड़ा धोखा है ये, मतलब ना परफेक्ट रिसर्च नहीं किया हुआ। तो उसको लगा कि भाई सिर्फ, जैसे मैंने पहले दर्शाया कि 2% कुछ सैलिसिलिक एसिड ऐसे डाल के बना लेंगे, तो उसको लगता है पहला, जब भी पहला बनाया सुरक्षित है, बट स्टेबिलिटी टेस्ट में फेल हो जाता है, मार्केट में फेल हो जाता है, ठीक है। तो ये सबसे बड़ा धोखा है। दूसरा धोखा है कि वो, उनको कंप्लायंस के बारे में पता ही नहीं है। इंडियन, हर एक कंट्री के एक अपने कंप्लायंस होते हैं, ठीक है ना, उसको लगता ही नहीं है, उनको लगता है कि ये एक होम प्रोडक्ट है, बट इसमें गवर्नमेंट रेगुलेटरी है, जैसे एफडीए है, ठीक है ना। तो और इस टाइप के रेगुलेटरी से लाइसेंस भी लेने होते हैं, तो बाद में जब रिकॉल करता है या उसको गवर्नमेंट
पकड़ लेता है, तो वो एक बहुत बड़ा धोखा होता है। उन्हें लगता है भाई इजी प्रोडक्ट है, इसमें कुछ कोई बोर्ड नहीं है इसके ऊपर, ठीक है ना। और तीसरा धोखा हो गया आपका, तीसरा धोखा हो गया कि उसको लगता है कि हमने सिर्फ मटेरियल बना दिया ना तो ही हम जीत जाएंगे। नहीं, इसमें बैकबोन मार्केटिंग का भी होता है। तो हम प्रोडक्ट के साथ हम मैं जो रिसर्च करता हूँ ना सर, उसमें एक बहुत बड़ा फैक्टर है। देखो ऐसे आप गूगल में सर्च करोगे तो आपको लाखों फॉर्मुलेशन मिल जाएंगे सर, ठीक है ना। बट मार्केट फिटेड फॉर्मुलेशन कौन बनाएगा सर? हम बनाते हैं सर। हम बताते हैं कि इंडियन मार्केट के लिए ये इकोनॉमिक ऐसा चलेगा, ये इतने प्राइस फैक्टर चाहिए, फिर मार्केट फिटेड। और ये सपोज यहाँ के जो वेदर, मैंने पहले बता चुका है कि इसमें 4-5 तरह के वेदर एट ए टाइम होता है, उसमें स्टेबिलिटी रहना ये बहुत बड़ा चैलेंजिंग फैक्टर है। तो आदमी को लगता है नहीं एक बना दिया। हाँ, इसी से एक ये भी प्रैक्टिकल बात है, मैं बता रहा हूँ। 2009 की बात है, मेरे एक क्लाइंट है जो चाइना से ना लिपस्टिक बना के लाती थी, ठीक है ना। तो वो अचानक उसका एक एक्सपीरियंस क्या हुआ, अराउंड 2 करोड़ का लिपस्टिक जब वो वहाँ से चाइना से तो ओके है, सब कुछ करेगा। यहाँ आया जब जून में, उसने कार्टन खोला, लिपस्टिक नहीं था, वो लिप बाम हो गया था, मेल्ट हो गया सब अंदर। 2 करोड़ रुपया का, मतलब वहाँ ट्रॉपिकल जो टेम्परेचर नोटिस नहीं किया। फिर हमने बोला नहीं आप यहाँ मैन्युफैक्चर लगाओ, आज वो बड़ा ब्रांड बन चुका है, ठीक है ना। तो हमने उसको प्रेरित किया भाई यहाँ लगाओ। यहाँ चारों टेस्ट करने पड़ते हैं हमें कि यहाँ एक ह्यूमिडिटी एरिया में जाए तो भी वो ख़राब नहीं होना चाहिए, एक एकदम कोल्ड एरिया में जाए तो भी उसका जो पे ऑफ है जो लिपस्टिक का वो भी ख़राब नहीं होना चाहिए, टाइट नहीं हो जाना, ब्रिटल नहीं हो जाना चाहिए। और एक बहुत ज़्यादा हीट जगह में जाए तो भी वो मेल्ट नहीं हो जाना चाहिए। तो ये सारा ध्यान हमें R&D में देना चाहिए, जो कि नए कॉमर्स ये ध्यान नहीं देते हैं। अच्छा, ये बात था सर कि कोई ये रॉ मटेरियल की जो सोर्सिंग है वो कहाँ से होती है इंडिया में? देखिए जो रॉ मटेरियल के सोर्सिंग होते हैं, बहुत सारे जो इम्पोर्टर है, इम्पोर्टर फिर ट्रेडर के थ्रू फिर हमें मिलते हैं। बट इसका ऑथेंटिसिटी थोड़ा सा, मतलब वही फिर ऑथेंटिसिटी सिर्फ 20% जो प्रोवाइडर है उनके पास ही है, जो सही सटीक COA मतलब सर्टिफिकेट ऑफ एनालिसिस MSDS ऐसा प्रोवाइड करते हैं, ठीक है ना। तो अभी कोई परफेक्ट प्लेटफॉर्म नहीं है, तो इसीलिए हमने एक प्लेटफॉर्म बनाने की कोशिश की है जिसमें आप रॉ मटेरियल सर्च करो, और रॉ मटेरियल क्या क्या काम करता है, उसका परफेक्ट क्या pH बिहेवियर है, ऑल दिस थिंग A to Z डेटा हमने लिखने की कोशिश की है उसमें। उस प्लेटफॉर्म का नाम है TRC कैम। इंडिया में एकमात्र वैसा प्लेटफॉर्म है ही नहीं सर इंडिया में। इवन मेरे हिसाब से पूरे वर्ल्ड में मैंने सर्च किया, एक USA में मेकिंग कॉस्मेटिक्स और दूसरा मेरा ही है, ठीक है ना। उसमें हमने उसके पूरी तरीके से डिटेल्स, जितने भी कॉम्प्लाइंस वाले सर्टिफिकेट्स हैं, MSDS COA एंड ऑल दिस थिंग, उसमें सब कुछ मिल जाएगा। और प्लस उसमें एक ऐसा हमने सोर्स किया कि भाई आपको एक प्रॉब्लम क्या है, ट्रेडिंग से हम ट्रेडर से हम प्रोडक्ट लेते हैं ना, तो कोई 50 kg का कोई पैकिंग साइज हो या 25 kg का, तो पूरा बोले पूरा लेना पड़ेगा सर, नहीं तो हम नहीं दे पाएंगे। बट हमारे यहाँ ये भाई आप R&D फ्रेंडली है, आपको 10 ग्राम चाहिए ना, बहुत एक सपोज कोई एक प्रोडक्ट है 1 लाख रुपीज़ kg है, बट वो 1 kg खरीदना पड़ेगा दूसरा जगह। हम बोले भाई नहीं, आप पहले R&D करो, आप सिर्फ उसमें चाहिए 10 ग्राम ही, आप 10 ग्राम बाई करो, तो हमारा उस प्लेटफॉर्म में आप 10 ग्राम तक मिल जाएगा आपको। आपको पैसा बढ़ने का, आप जलाना नहीं पड़ेगा। फिर जब सेटिस्फाई हो जाए, जब बल्क खरीदेंगे ना, तो आप कस्टमर केयर से फ़ोन करेंगे उसमें उसी प्लेटफॉर्म में, तो आपको बल्क वाला ही रेट लिया जाएगा। तो हमने कोशिश किया ताकि यहाँ ग्रोथ हो इस टाइप का ना, पर्सनल केयर एक जो इंडिया में हमारा ग्रोथ हो, तो ये हमने कोशिश की। तो अपन जी मतलब इसका मतलब है कि किसी भी ब्रांड को, मतलब किसी भी व्यक्ति को, अगर आज अपने फाउंडर्स देखते हैं सारे पॉडकास्ट, तो किसी भी फाउंडर को, कोई फाउंडर बनना चाह रहा है, कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में आना चाह रहा है, तो आप उसको किसी भी तरह का कोई भी फॉर्मुलेशन बना के आप दे सकते हो, एकदम फुल प्रूफ। कुछ भी फॉर्मुलेशन, प्लस सिर्फ फॉर्मुलेशन नहीं सर, एक परफेक्ट मैं बताता हूँ कि उस सब को बोलते हैं प्रोडक्ट डिजाइनिंग, हाँ ना। हम प्रोडक्ट डिजाइनिंग में भी हेल्प कर सकते हैं कि आप ये प्रोडक्ट बना रहे हो, क्यों बना रहे हो, फिर इससे का क्या साइड इफेक्ट होगा, क्यों खरीदेगा, क्यों नहीं खरीदेगा। डिजाइन, प्रोडक्ट डिजाइनिंग मतलब उस बॉक्स का डिजाइन नहीं, उसके अंदर बॉक्स का डिजाइन कैसे होगा, क्यों, आप किस कैटेगरी को। हमें लगता है ना, बहुत आदमी को लगता है कि भाई मेरा ऑडियंस टारगेट है ना, सब है, सब नहीं होता है, कोई नीश प्रोडक्ट होता है, कोई मिड वाला होता है। ऐसे हमने एक कैटेगरी बांट रखा है A to E, ठीक है ना। तो AB के लिए अलग होता है, CD,
फिर ई के लिए अलग मार्केट होता है। तो इसके हिसाब से हम प्रोडक्ट डिजाइनिंग भी पूरा मतलब फुल हेल्प करते हैं। इवन फैक्ट्री अगर कोई मैन्युफैक्चरिंग करना चाहे तो फैक्ट्री कैसे कंप्लाइंस होनी चाहिए, क्या एसओपीज होनी चाहिए, वो सारे में हम मदद करते हैं। बहुत बढ़िया तपन जी, आई विश यू ऑल द बेस्ट सर। थैंक यू सर। अपनी भी डिस्कशन चल रहा है, हम भी कोई नया प्रोडक्ट लाएंगे, बताएंगे द फाउंडर्स जिम में कि हमने तपन जी से क्या क्या प्रोडक्ट लॉन्च किया आने वाले टाइम में। सो बहुत बहुत धन्यवाद सर इस पॉडकास्ट में आने के लिए। थैंक यू सर। थैंक आप आए, हमको इतनी आज ज्ञान भरी बातें बता दी कि एक्चुअली प्रोडक्ट बनता कहाँ से है, प्रोडक्ट की उपज ये है। नहीं, मैं तो एक छोटा सा कड़ी हूँ सर। मैं लास्ट बातें करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मेरे जैसे ना करीब मतलब हज़ारों में चाहिए हमारे इंडिया को, क्योंकि वर्ल्ड यहाँ से जो मटेरियल बनवाना चाहता है। मैं नहीं चाहता हूँ कि हम, मेरा एक थ्योरी है, ऑल इंडियनर्स माय ब्रदर्स, ठीक है ना, लेकिन बाहर से यहाँ इकोनॉमिक देना चाहिए, यहाँ से जाना चाहिए, एक्सपोर्ट ज़्यादा होना चाहिए। एक्सपोर्ट ज़्यादा होना चाहिए। तो ऐसे हमारे जैसे एक छोटा छोटा मुहिम, देखो मैं जो भी कुछ कर रहा हूँ ना, एक पॉइंट तिल्ली बराबर भी नहीं है, लेकिन ऐसे तिल्ली बराबर सब करने लगेगा तो इंडिया का ग्रोथ कैसे होगा, सोचिए ना। तिल का लड्डू बन जाएगा बढ़िया। तो हम वही चाह रहे हैं कि भाई सब ग्रोथ करे और आपस में खिंचातानी ना करे, आपस के ब्रांड को खिंचातानी ना करे। 100-150 करोड़ की आबादी है ऑलमोस्ट सर, यहीं हम बिजनेस, सब बाहर का देश सब यहाँ आना चाह रहा है, हम सिर्फ यहीं फोकस करेंगे तो कितना बड़ा ब्रांड बना लेंगे। सही बात। और मैं तो जो भी स्टूडेंट्स अगर इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं, अगर लास्ट तक देखा आप लोगों ने, तो सर आपको हेल्प भी कर सकते हैं। R&D फैक्टर में आप सर के साथ ज्वाइन कर लो जी जी जी। और R&D में अपनी जो पहुंच है वो अच्छी सॉलिड बनाओ। जी सर। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। थैंक यू।